तो पेश है आपके सामने कल यही इसी वक्त इस महफिल में खोजा गया एक पत्र जो अब तक यहाँ की 4 दीवारी से भी बाहर नहीं निकल पाया है। एक पत्र जिसे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दिया और जो आज तक जीवित है। तो इस पत्र की शुरुआती कीमत है 18 करोड़। जो कोई भी इसे खरीदना चाहता है वो बोली लगाना शुरू कर सकता है। प्रवक्ता के शब्द खत्म होते ही हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, पर किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। अजीब सी चुप्पी सी छा गई थी महफिल में। उस चुप्पी को देखकर प्रवक्ता ने हाथ में पकड़े हुए कागज को देखा, लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, इसकी शुरुआती कीमत 8 करोड़ रुपए। जिसे भी बोली लगानी है अब वो शुरू कर सकता है। एक साथ 3 लोगों ने हाथ उठा दिया। तीनों एक नकली मुस्कान को अपने चेहरे पर समेट कर हंसने लगे। प्रवक्ता जब तक कुछ बोलता, उन तीनों के बाद एक चौथे आदमी ने भी हाथ उठा दिया और उस पत्र की कीमत में इजाफा होता गया। इस दौरान दादाजी जो युग के बगल में बैठे थे, उन्होंने धीमी आवाज में युग के कानों के पास आकर कहा, मैं भी इस पत्र को खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले 40 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अभी मैं और भी पैसे खर्च कर पाऊंगा। मुझे पता है कल की पेंटिंग आपने ज्यादा महंगी खरीद दी, वो भी सिर्फ मेरे कहने पर। मुझे माफ कर दीजिए। उम्र के अलावा मैं दूसरी किसी भी चीज को जानने में सक्षम नहीं हुआ हूँ। मैंने रात को कुछ लोगों को बातें करते सुना कि वो पेंटिंग आपने महंगी खरीद दी। युग एक उदास मन के साथ जमीन की ओर देखते हुए बोला। दादाजी अपनी चेयर खींचते हुए युग के और करीब आ गए और उन्होंने युग के कान में बुदबुदाया, वो एक चीनी पेंटिंग है, वो भी 1900 साल पुरानी। इतनी पुरानी पेंटिंग्स नायाब होती हैं, और फिर उसमें 9 सिर वाला ड्रैगन बनाए जो कि बादलों की ओर जा रहा है। उसे चीन में लोग शुभ मानते हैं। कोई अच्छा चीनी कस्टमर मिल गया तो कम से कम उसे 35 करोड़ में बेचा जा सकता है। युग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो आश्चर्यचकित होकर बोला, 10 करोड़? ये तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। जिन लोगों को समझ नहीं है उन्हें वो पेंटिंग महंगी लग सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में ही हमें हर चीज की असली कीमत का अंदाजा लगता है। अरे तुम्हारे उस चिट्ठी की कीमत 19 करोड़ हो गई है। दादाजी चौंकते हुए बोले। उनकी आखिरी बात ने युग के कानों को खोल दिया। अचानक से उसे याद आया कि उसके ही सामान की बोली लग रही है। 19 करोड़ 1, 19 करोड़ 2। देखिए काफी देर से शांत बैठे माधवन जी ने भी हाथ उठा दिया। अब इस पत्रिका की कीमत 20 करोड़ हो गई है। क्या कोई इसके आगे बोली लगाना चाहेगा? 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2 और 20 करोड़ 3। मुबारक हो मिस्टर माधवन, ये पत्रिका आपकी हुई। पीछे बैठे मिस्टर माधवन उठकर युग के सामने आ गए। उन्होंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। युग ने भी अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तभी युग की नजर माधवन जी की उंगलियों पर पड़ी। उन्होंने काले रंग के पत्थर से बनी एक खूबसूरत अंगूठी पहनी हुई थी। ध्यान केंद्रित करने पर युग को 2 काले रंग के अलग अलग प्रभामंडल दिखाई दिए। एक के आसपास 1999 रेखाएं थी तो दूसरे प्रभामंडल पर 60। युग को कोई अचंभा महसूस नहीं हुआ क्योंकि मिस्टर माधवन 45 साल के ही लगते थे, क्योंकि 1999 साल पुरानी एंटीक चीज उसने पहली बार देखी थी जब से उसने इन शक्तियों को ग्रहण किया। नीलामियों का सिलसिला खत्म हो गया। 3 दिन की नीलामी में हर किसी को बहुत मजा आया। किसी ने सामान खरीद कर एंजॉय किया तो किसी ने बस उन्हें देखकर। कुल मिला जुलाकर इस बार की ऐतिहासिक नीलामी को देखकर हर कोई संतुष्ट था, क्योंकि वहाँ काफी ड्रामा भी हुआ जो ना चाहते हुए हर किसी को पसंद आया। जब सभी अपनी सीट्स छोड़कर उठ रहे थे तो कुछ लोगों ने युग के पास आकर उससे हाथ भी मिलाया और फिर एक एक करके लोग निकलने लगे। शाम ढलने लगी थी। उस ढलते हुए सूरज का पीछा करते हुए युग और दादाजी वहां से बाहर निकले। बाहर वो रोल्स रॉयस अब भी वहीं खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों साथ में बैठ गए और उनकी गाड़ी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। पहाड़ियों के बीच दादाजी ने युग से कहा, तुमने एक अच्छा सौदा किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि हर पुरानी चीज महंगी नहीं होती। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। वहां उस नीलामी में बहुत सारे लोग तुमसे प्रभावित हुए, लेकिन कईयों ने तुम्हें बेवकूफ भी समझा। मुझे नहीं पता कि तुम किस्मत के इतने धनी क्यों हो। क्या तुम्हारी किस्मत बचपन से ही ऐसी थी? युग ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया और धीमी आवाज में कहने लगा, दादाजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवन में इस मुकाम पर भी पहुंचूंगा जहां मुझे ऐसी गाड़ी में भी बैठने का मौका मिलेगा, इस तरह की जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने पैसे भी कमा सकता हूँ। मैं धीरे धीरे करके सीखता जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सच में मेरी रिस्पेक्ट की जाएगी और मैं उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा।
मुझे इतना पता है कि किस्मत जीवन में हर किसी की खराब होती है। या तो भगवान हम पे कृपा कर दे तब हम कुछ बन सकते हैं, या हम आपके जैसे मेहनती बन जाएं, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं। क्या मैं खुद को आपका शिष्य कह सकता हूँ? थोड़ी देर तक सोचने के बाद दादाजी ने कोमलता से अपनी पलकों को झपकाया। युग उनके इशारों को समझ गया और अपना सिर खिड़की के दरवाजे पर टिकाकर बाहर देखने लगा। धीरे धीरे अंधेरे ने उजाले को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और रात का आगाज होने लगा। खिड़की का सहारा लेकर बैठे हुए युग की आंखें कब बंद हो गई उसे भी इसका पता न चला। आंखें खुली तो गाड़ी दादाजी के घर पर पहुंच गई थी। दादाजी युग को जगाने ही जा रहे थे कि उससे पहले युग की नींद टूट गई और दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर निकल गए। उन्हें वहां छोड़कर वो कार अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। दादाजी और युग ने दोनों पेंटिंग और ढाल को उठाया और अंदर की ओर बढ़े। अंदर जाते हुए दादाजी ने धीमे लफ्जों में एक सवाल पूछा, अच्छा युग, तुम शायरा के बारे में क्या सोचते हो? इस सवाल ने युग को आश्चर्यचकित कर दिया। युग अचानक से शायरा का नाम सुनकर हड़बड़ाहट में बोला, ठीक है, वो ठीक लगती है मुझे। क्या मेरी शायरा इतनी अनाकर्षक है? ये कहते हुए दादाजी की भौहें उठ गईं और युग ने बिना देरी करते हुए कहा, अच्छी है वो, अच्छी लड़की है। अब मेरा मतलब ठीक है, मतलब हाँ। अच्छा, मैं समझ गया। तुमसे अचानक कुछ भी पूछ लो तो घबरा ही जाते हो। मैं बाद में बात करूंगा तुमसे इस बारे में। अच्छा अब जाओ, देर हो रही होगी तुम्हें। युग ने अपने पीछे के बालों को सहलाया, दादाजी के पैर छुए और वहां से निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए वो अपने कोट के अंदर रखे हुए उस बॉक्स को बार बार छुए जा रहा था जिसमें वो बहुत ही पुराना जेड पत्थर था। जब वो अपने विला पर पहुंचा तो उसने पाया कि लविष्का तो वहां है ही नहीं। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके दिल में एक सुनामी चल रही थी और दिमाग में एक तूफान। उसने अपनी कोट को बाहर निकाला और बेड पर दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। पहले कुछ देर तक उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। जब सांसें नियंत्रित हो गई तो उसने अपने कोट की सीक्रेट पॉकेट से उस डिब्बे को निकाला। डब्बा बिल्कुल गाढ़े पीले रंग का था, बिल्कुल उस जड़ पत्थर की तरह। युग ने डब्बे को खोला और बिना कुछ सोचे समझे उस पत्थर को हाथों में उठा लिया। अचानक उसका शरीर किसी बिजली के झटके की तरह कांपने लगा और उस पत्थर से निकलती रोशनी उसके मुंह और नाक से होती हुई एक गोली की रफ्तार से उसकी आंखों में जा घुसी। आंखों में तेज जलन होने लगी और वो चिल्ला उठा, आह आह आह, ये कैसी जलन है? ये मेरी आंखों को भस्म कर देगी। ये आंखें मैं इसे नोचकर बाहर फेंकना चाहता हूँ। ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ये उस बिजली से भी ज्यादा दर्दनाक है। नहीं खरीदना चाहिए था मुझे इस पत्थर को। क्या ये मेरा अंत है या किसी नई चीज का आगाज? उसकी आंखों से खून निकलने लगा। खून की धार चेहरे से होते हुए जमीन पर टपकने लगी। शर्ट पूरी पसीने से भीगने लगी। बिस्तर से वो सीधा जमीन पर जा गिरा। छटपटाता हुआ उसका शरीर अब उसके काबू में नहीं था। आंखें उसकी बंद होने लगी थी। शरीर उसका अपने आप खुद को ही नोचने लगा। सांसें जो उसकी किसी मिसाइल की तरह चल रही थी वो बंद होने लगी थी। उसका गर्म सा शरीर अब ठंडा होने लगा था। दिलों की धड़कन लगभग समाप्त हो चुकी थी। वक्त बीतता गया और रात के 12 बज गए। तभी एक कैब युग के विला के सामने आकर रुकी और लविष्का उस कैब से निकलते हुए गेट के अंदर घुस गई। बाहर युग की BMW कार खड़ी थी। लविष्का की नजर उस पे पड़ी और उसे पता चल गया कि युग घर पर ही है। हाथ में एक कैरी बैग लिए वो विला के अंदर घुसी। उसका शरीर थका हुआ था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो नहाने के लिए चली गई और युग निर्जीव सा उस जमीन पर पड़ा रहा। नहाकर कपड़े चेंज करने के बाद वो युग के कमरे पर जा पहुंची और उसके दरवाजे को खटखटाते हुए बोली, युग, दरवाजा खोलो। युग का शरीर अब भी वही निर्जीव सा पड़ा था। लविष्का अपनी आवाज तेज करते हुए एक बार फिर बोली, दरवाजा खोलो युग। युग। अचानक से युग की आंख खुल गई और वो छटपटाते हुए खड़ा हुआ। उसे अब भी होश नहीं था कि हुआ तो क्या हुआ। जमीन पर गिरे खून और पसीने की बूंदें आपस में मिलकर युग के पूरे बदन में लग चुकी थी। उसने फौरन अपना कोट उठाया और फर्श को साफ करने लगा। उसे साफ करने के दौरान एक बार फिर से लविष्का की आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम? सो गए हो क्या? खाना लाई थी तुम्हारे लिए। खाने का नाम सुनकर युग कोट को बेड के नीचे फेंकते हुए बोला, अब 2 मिनट रुको तो सही, कपड़े पहन रहा हूँ, नहाने गया था। खाना लाई तुम्हारे लिए, कुछ खाया है या ऐसे ही चले आए? युग को जोरों की भूख लगी थी। वो घंटों से यहीं बेहोश पड़ा था।
उसने फटाफट कपड़े बदले और हाथ से दाहिनी आंख को ढककर दरवाजा खोला। अरे आंख क्यों बंद किया तुमने, क्या हुआ? लविष्का अंदर आते हुए बोली। अब कुछ नहीं, बस उड़ती हुई रेत चली गई थी। युग की आंखें अब भी जल रही थी। उसे अपनी दाहिनी आंख से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पास आते हुए लविष्का ने बोला, लाओ मैं देखती हूँ, अगर कुछ गया होगा तो निकाल दूंगी। युग हड़बड़ाहट में आकर अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहने लगा, अब नहीं, मैंने दवा डाल ली है, तुम जाओ, मैं खा लूंगा, जाओ तुम। लेकिन फिर भी लविष्का उसकी आंखों को देखे बिना मान नहीं रही थी। उसने जिद में आकर युग के हाथों को पकड़ लिया और बोली, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। क्या होगा जब लविष्का युग की आंखों से बहते हुए खून को देखेगी? क्या युग की आंखें ठीक हो पाएंगी? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए। बेड से नीचे खून से लथपथ वो कपड़े खामोश पड़े थे। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे पर लविष्का की नजरें वहां तक गई ही नहीं। वो जिद पर अड़ी रही कि उसे युग की आंखें देखनी ही है। पर तभी भागता हुआ युग अपने बाथरूम के अंदर जा घुसा। बाथरूम जो उसके बेडरूम से जुड़ा हुआ था। क्या यार, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो। आंख ही तो देखने को बोल रही हूँ ना, कि कुछ और? लविष्का बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी खड़ी शरारत भरे अंदाज में बोली। अंदर शीशे के सामने खड़ा युग अपनी आंखों को देखते हुए बड़बड़ाया, तुम थी कहाँ इतने दिनों से? हर वक्त तो गायब रहती हो और आज फिक्र हो रही है। मैं यार थोड़ा काम में बिजी थी, तुम भी तो गायब ही रहते हो। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे सच में देखना है, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना आंखों में? नहीं, ठीक हो जाएगा कुछ देर में, तुम जाओ। लविष्का यह सुनते ही बिल्कुल चुप हो गई और युग के बिस्तर पर बैठ गई, वो भी बिना कुछ बोले। युग की आंख अभी भी खून की तरह लाल थी। उसे उसकी दाहिनी आंख से सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा था। आंखों में अब भी उबाल जारी था। खून की लहरें जो कुछ देर पहले तक उसकी आंखों में चल रही थी वो अब जम चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, मानो वो बिल्कुल अंधा हो चुका था। दाहिने आंख की रेडनेस को देखकर दूसरी आंख से भी पानी की एक पतली धार बहने लगी। कुछ देर बाद उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर झांककर चुपके से देखने की कोशिश की कि सामने उसके बिस्तर पर लविष्का सो चुकी थी। उसके पैर जमीन को छू रहे थे और बदन के ऊपरी हिस्से ने बिस्तर को कसकर जकड़ा था। खामोश कदमों के साथ युग दूसरे कमरे की ओर भागा और वो भी वहां न जाने कब सो गया उसे भी पता नहीं चला। लेकिन अब भी आंखों में चल रहा उबाल उसे उसके सपनों में परेशान किए जा रहा था। वक्त का कांटा चलने लगा और धीरे धीरे सुबह होने लगी, पर बिस्तर पर सोए हुए युग की आंखें अब भी खुलने को तैयार न थी। वो सोता ही रहा और सोता ही रहा, जैसे कभी उठेगा ही नहीं। 9 बजते लविष्का की नींद टूट गई। उसने खुद को युग के बिस्तर पर पाया। उसका शरीर थका हुआ था। आज उसकी छुट्टी थी, इसलिए वो आराम से जाकर शावर में नहा ली और फिर उस कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी जहां युग सोया हुआ था। उसने जोर से कमरे का दरवाजा खटखटाया। बेहोशी की हालत में पड़े युग की नींद खुल गई और वो नींद में ही दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा खोलते ही लविष्का ने उसकी लाल आंखों को देखा और घबराहट में आकर बोली, अरे आंखें तो अभी भी लाल हैं, ऐसा क्या चला गया था? कौन सी दवा डाली तुमने जो अब तक ठीक नहीं हुई आंख? अरे नहीं, अब तो काफी बेहतर है, जलन तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। हाँ लेकिन लाल तो है। मैं बस शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ, तुम्हारे लिए दवा भी लेती आऊंगी, सही से दिखाओ मुझे। लविष्का थोड़ा घबराते हुए पास आकर बोली। युग फौरन शीशे के पास गया और अपनी आंखों को देखने लगा। आंखें अब भी लाल थी, पर उन आंखों से अब उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था। उसने मुड़कर लविष्का को देखा, वो धुंधली दिख रही थी और उसके कपड़े हिल रहे थे। उसे देखते हुए युग कहता है, लविष्का तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो भी बाहर जाते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आएगी इन कपड़ों में? यार आजकल तो ये फैशन हो गया, हर कोई ऐसे कपड़े पहनता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही पुराने जमाने के हो? क्या मैं पुरानी सोच का हूँ? अरे ठीक है, फैशन ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। लविष्का ने एक नजर अपने कपड़ों पर डाली और युग की नजरों में देखते हुए बोली, लड़के तो बिना टी शर्ट के भी रह लेते हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, और मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है और तुम मुझे शर्मिंदा करने पर तुले हुए हो। युग लविष्का को ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बुदबुदाया, ये कोई ड्रेस नहीं है, इसे ड्रेस कहना बंद कर दो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा सुबह सुबह? मेरा दिमाग खराब है? मेरा? खुद ब्रा पैंटी पहनकर बाहर जा रही हो और मुझे कह रही हो कि मेरा दिमाग खराब है? अजीब तरह से चेहरा बनाकर लविष्का युग को घूरने लगी और खुद को देखने के बाद धीमी आवाज में बुदबुदाई, तुम नहीं पहनते क्या अंडरवियर? अजीब है यार, ब्राना पहनो तो दिक्कत होती है सबको, अब पहना हुआ है तो भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तुम्हें जाना है ना ब्लैक कलर की ब्रा और पैंटी पहनकर, तो जाओ, लेकिन मेरे सामने ऐसे कपड़े मत पहना करो। वही तो कह रही हूँ,
अब अच्छे से रह रही हूँ फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। सच में लड़के एकदम अजीब होते हैं। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स पहने? आंख है मेरे पास, देख सकता हूं मैं भी। युग अपना सिर हिलाता हुआ बेड पे बैठ गया। लविष्का ने मुस्कुराते हुए हल्के हाथों से युग के सिर पर चांटा मारा और धीमी आवाज में बोली, तो कैसा लगा मेरा फिगर? अच्छा ही है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। और कितने बदतमीज हो तुमने देखा कब मुझे कपड़े बदलते हुए? लविष्का ने युग के कंधे पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए बोला। युग के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने निगाहें ऊपर करके लविष्का को देखते हुए कहा, मैंने कब देखा? मैंने नहीं देखा कपड़े बदलते हुए तुम्हें। झूठा इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। अच्छा तो फिर बताओ, कैसे पता कि मैंने ब्लैक कलर का अंडरगारमेंट्स पहना है? अब दिख रहा है तो बोलूंगा ही ना। लविष्का एक बार फिर से खुद को देखते हुए बोली, कुछ भी मत बोलो तुम। कहाँ दिख रहा है? अरे मेरे सामने ब्लैक कलर का पहनकर खड़ी हो और मुझे कह रही हो कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। लविष्का अपने कपड़ों को दोबारा से देखते हुए कहने लगी, जैकेट ब्लैक नहीं ब्लू है, यू स्टूपिड। जैकेट है? सच में पागल हो गई हो लगता है। ये बोलता हुआ युग लविष्का से दूर हट जाता है और एक बार फिर से वो अपनी धुंधली आंखों से उसके कपड़ों को हिलता हुआ पाता है और धीरे धीरे अपनी दाहिनी आंख को एक हाथ से ढकने के बाद चौंक कर कहता है, ये कैसे किया तुमने? जैकेट कब पहनी तुमने? लविष्का अपनी परेशान सी आंखों से युग को देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये लड़का कहना क्या चाह रहा है। क्या वो मजाक कर रहा था या कुछ और? बाहों को सिकोड़ते हुए वो बोली, जब से यहाँ हूं तभी से पहना है, लेकिन तुम ही उसके बारे में बार बार बात कर रहे हो जो मैंने अंदर पहना है। युग ने दाहिनी आंख खोलकर बाई आंख बंद कर ली और लविष्का एक बार फिर से अंडर गारमेंट्स में आ गई। वो अपने सिर को एक दो बार झंझोड़ता है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था यह है क्या। उसने लविष्का को पकड़कर उसे कमरे के बीच में रखा और गोल गोल घूमकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वो कभी अपनी दाहिनी आंख बंद करता और कभी बाईं। लविष्का उसकी हरकत को देखकर लार टपकाते हुए मुस्कुराकर कहने लगी, क्या देख रहे हो इतना गौर से? अच्छे से देखना है तो तुम बोल भी सकते हो। वो युग को धक्का दे देती है। युग बेड पर गिर जाता है और वो उसके शरीर के ऊपर चढ़कर अपनी जैकेट निकालते हुए कहती है, यही करना है तो पहले बोल देते, इनडायरेक्टली बोलने की क्या जरूरत है? लविष्का का बदन गर्म होने लगा था। वो युग के बदन को छूते हुए उसके होठों को चूमने गई ही थी कि युग उसे झटके से हटाकर अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। लविष्का उसी बिस्तर पर बैठे हुए चिल्लाकर बोली, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हो तुम मुझे। जा रही हूं मैं शॉपिंग करने, बाय। युग ने बिना कुछ बोले अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और लविष्का निकल गई शॉपिंग करने। युग अपने बिस्तर पर लेट गया लेकिन उसे नींद ही नहीं आई। शाम होने लगी तो उसने लविष्का को कॉल करके खाना लाने को बोला। उसके अगले 2 दिन बिल्कुल इसी तरह उसके कमरे में ही बीते। आंख अब लगभग ठीक हो चुकी थी लेकिन अब भी उसे अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं था। तीसरी दोपहर को जब वो बिस्तर में लेटा था तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। आंखें मींचता हुआ वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। पांव उसके हवा में लहरा रहे थे। उसने कॉल उठाया और उधर से किसी 55-60 वर्षीय आदमी की आवाज आई, कैसे हो युग? एक लंबी उबासी लेते हुए युग बोला, कौन? क्या कर रहे हो आजकल? दिखाई नहीं दे रहे पुराने बाजार में। मैं वीरदास बोल रहा हूँ। युग ने अपने सिर को झटका और नींद तोड़ते हुए कहा, हेलो वीरदास जी, कहिए कैसे याद करना हुआ? मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्या काम है ये तो बता दीजिए। तुम आ जाओ, तुम्हें यहाँ सब पता चल जाएगा। वीरदास जी ने इतना बोलकर हड़बड़ाहट में कॉल काट दिया। युग के लिए थोड़ा अजीब था लेकिन क्योंकि उसकी आंखें अब ठीक हो चुकी थी तो उसने बाहर निकलने का फैसला लिया। दोपहर का वक्त था। वो फटाफट बाथरूम में गया और अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाया। जल्दी जल्दी तैयार हुआ और न जाने क्यों उस जेड पत्थर को निकालकर देखने लगा। अब उस पत्थर के अंदर जो कुछ भी था वो पूरी तरह से खत्म हो चला था। उसे देखकर उसकी आंखों में जलन भी नहीं हुई, इसलिए उसने उसे अपनी जेब में डाला और BMW चलाता हुआ उस एड्रेस की ओर निकल पड़ा। गाड़ी चलाते हुए उसे रोड पे चल रही दूसरी गाड़ियों के आर पार दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें जैसे उसके कंट्रोल से ही बाहर थी। चाहकर भी उसको अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं मिल रहा था। इस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि वो दूसरी गाड़ियों से लड़ता लड़ता बचा। आधे घंटे की ड्राइविंग 1 घंटे में बदल गई लेकिन बचते बचाते वो उस लोकेशन पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते उसे बाहर वीरदास जी मिल गए जिन्होंने उसे देखते ही बोला, तुम काफी लेट हो।
जो कोई भी अंदर बैठा है वो किसी का कभी इतनी देर तक इंतजार नहीं करता। चलो अब जल्दी करो। युग गाड़ी में लगे शीशे को देखकर अपने बाल बनाते हुए कहने लगा, है कौन वीरदास जी वो जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? तुम एक तरह से उन्हें मेरा टीचर बोल सकते हो। चलो अब जल्दी करो, बाल बनाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कार में बैठा युग तेजी से बाहर निकला और उनके पीछे पीछे लंबे कदमों के साथ चलता चला गया। वो एक पुरानी जगह थी जहां उजाला भी बहुत कम ही था। युग उस अंधेरे में एक कुर्सी पाते ही फौरन उस पे बैठ गया और वीरदास जी को तंज मारते हुए बोला, इतनी जल्दी ही थी तो पहले आ जाना चाहिए था उस आदमी को। मैं यहाँ आ गया और वो गायब है। अब तो बताओ कौन है वो? तभी युग के ऊपर एक स्पॉटलाइट चली जो उसके और टेबल के दूसरे और बैठे आदमी के चेहरे पर पड़ने लगी। उस आदमी की उम्र यही कोई 50 साल रही होगी। कुर्सी पर बैठने के बाद भी वो काफी लंबा लग रहा था। कुछ देर के लिए दोनों की आंखें मिली और सामने बैठे आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा, कैसे हो युग? तुम्हारी खामोशी बताती है कि यकीनन तुम मुझे नहीं पहचानते। कुछ लोग मुझे सेठ कहते हैं तो कुछ सेठ हर्षवर्धन। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी भी एक छोटी सी एंटीक शॉप की दुकान है। कुछ लोगों से बात करने पर मुझे पता चला कि उम्र के खेल में तुमने महारत हासिल कर ली है। मुझे तुमसे एक काम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। क्या युग की आंखों को एक नई ताकत मिल चुकी है जिससे वो कपड़ों के पार देख पा रहा था? क्या युग सेठ हर्षवर्धन के साथ जाएगा? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट जानने